बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तेरी है, तेरा सतवन जिस्म है तेरा, बोल कि जां अब तेरी है। फैज अहमद फैज ने ये पोम लिखी थी आज़ादी के बाद की खुशी को दर्शाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव राज तिवारी। आज बात करने वाले हैं पार्टीशन 1947 की और जानेंगे हमारे देश का बंटवारा कैसे हुआ, इसके पीछे का असली सच क्या था। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। जहां इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त इंडिया के लिए जश्न मनाने वाली बात थी, वहीं बंटवारा हुआ था देश का इंडिया और पाकिस्तान में। दोस्तों, देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, लेकिन इसकी नींव कई साल पहले रखी जा चुकी थी। 1905 में जब इंडिया और बंगाल को अलग किया गया, वायसराय लॉर्ड कर्जन साहब के द्वारा, इज्जत तो नहीं देनी चाहिए लेकिन फिर भी चलिए, लॉर्ड कर्जन साहब ने एक बहुत ही बेकार सा रीजन दिया कि बहुत बड़ी टेरिटरी है और संभालना मुश्किल हो रहा है। दोस्तों, 1905 में एक बार फूट पड़ गई, फिर अनगिनत प्रयास किए गए हिंदू और मुस्लिम्स को एक साथ लाने के, लेकिन सारे असफल रहे। सन 1905 के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिमाग खराब होता है और ये सब देखकर वो स्टार्ट करते हैं स्वदेशी मूवमेंट, जो कि बुरी तरह फेल हो जाता है। ब्रिटिशर्स सप्रेस कर देते हैं। आइए नजर डालते हैं मुस्लिम लीग पर, जिसकी स्थापना 1886 में हुई थी, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से इस पर बैन लगा दिया गया था। मुस्लिम्स के लिए वापस से रिवाइव किया जाता है 1906 में मुस्लिम लीग को, क्योंकि जब बंगाल का डिवीजन हो रहा था तो मुस्लिम और हिंदू मेजोरिटी एरियाज को अलग अलग किया जा रहा था। हिंदूज के लिए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, लेकिन मुस्लिम्स के लिए क्या, इसीलिए मुस्लिम लीग को रिवाइव किया जाता है 1906 में। शुरुआत में मुस्लिम लीग फोकस करती है मुस्लिम्स के ऑलराउंड डेवलपमेंट पर, लेकिन धीरे धीरे ये पॉलिटिकली शिफ्ट होती चली जाती है और बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करती है हमारे पार्टीशन में। दोस्तों, साल 1913 में वर्ल्ड वॉर 1 की स्टार्टिंग होती है और इंडियंस का साथ चाहिए होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट को लड़ाई के लिए। दोस्तों, वो वादा करते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए वर्ल्ड वॉर 1 में और हम आपको आज़ादी देंगे। गांधी जी सबसे पहले इसकी चपेट में आ जाते हैं और घर घर जाके बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स का साथ दीजिए, हमको आज़ादी मिलेगी। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है और ब्रिटिशर्स कहते हैं कौन सी आज़ादी। आज़ादी के नाम पर हमें दो चीज़ें मिलती हैं। पहला तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और दूसरा रोलेट एक्ट। दोस्तों, रोलेट एक्ट क्या था? रोलेट एक्ट था कि ब्रिटिशर्स किसी को भी अरेस्ट कर लेंगे और मौत के घाट उतार देंगे। दोस्तों, इंडियंस एक बार फिर से सहमत नहीं होते हैं और जांच की मांग करते हैं। इसके लिए हंटर कमीशन बिठाई जाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए होती है, इसका कोई काम नहीं होता। दोस्तों, इसके बाद 1920 में महात्मा गांधी स्टार्ट करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ब्रिटिशर्स के कॉलेजेस, स्कूल्स और कोर्ट्स में इंडियंस को जाने से रोका जाता है, स्वदेश की भावना उत्पन्न की जाती है। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और टर्की हार जाता है, तो टर्की के खलीफा की सारी पावर छीन ली जाती है और बहुत बुरी हालत कर दी जाती है टर्की की, सारी चीजें बदल दी जाती हैं। टर्की के खलीफा को मुस्लिम्स अपना आइडियल मानते थे, इसीलिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया जाता है अली ब्रदर्स के द्वारा। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट एक साथ चल रहे हैं। महात्मा गांधी अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू लोग हिस्सा लेंगे और खिलाफत मूवमेंट में मुस्लिम लोग हिस्सा लेंगे, तो हिला के रख देंगे फिरंगियों की सरकार को। दोस्तों, 1922 में चौरी चौरा मूवमेंट हो जाता है। गोरखपुर के पास एक छोटे से गांव में लोग आक्रोश में आके पुलिस स्टेशन जला देते हैं और 22 पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो जाती है। महात्मा गांधी देखते हैं कि हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वायलेंट हो रहा है, यानी लोग वायलेंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये तो महात्मा गांधी की पॉलिसी से जस्ट अपोजिट था। इसीलिए महात्मा गांधी तुरंत इस मूवमेंट को वापस लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लोग सोचते हैं कि काश महात्मा गांधी ने ये मूवमेंट वापस नहीं लिया होता, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि अगर ये मूवमेंट वापस नहीं लिया जाता तो ब्रिटिशर्स इसी का इंतजार कर रहे थे कि इंडियन वायलेंट हो और हमें इन्हें तोड़ ताड़ के बराबर कर दें, जो कि वो बहुत पहले भी कई बार कर चुके थे। कहानी में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, जिसमें इंडियंस को
ब्रिटिशर्स परमिशन दे देते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाने की, यानी अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकार बनेगी और इसको इंडियंस हेड करेंगे। बहुत बड़ी पावर थी उस समय हमारे हाथ में। लेकिन मुस्लिम लीग को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें लगा कि अगर ऐसा हुआ तो हिंदू लोग इस कंट्री को लीड करने लगेंगे और मुस्लिम्स के लिए ये बात अच्छी नहीं है। तो इसीलिए उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, असफल रहे। 1937 में इलेक्शंस होते हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस भारी वोटों से विजयी होती है। जिस बात का मुस्लिम लीग को डर था वही हुआ और इसी वजह से उन्हें भारी झटका पहुंचा। दोस्तों, विंस्टन चर्चिल बंगाल का पूरा गेहूं अपने देश में ट्रांसफर करा देते हैं, ये सोचकर कि अगर दोबारा से इन्वेजन हुआ तो गेहूं की कमी ना पड़े। दोस्तों, इतनी डिस्टर्बिंग सिचुएशन हो जाती है बंगाल में कि लोग घास खाने लगते हैं, पेड़ पौधे खाने लगते हैं, यहाँ तक कि मिट्टी भी खाने लगते हैं, और ये इसीलिए बहुत बड़े हत्यारे माने जाते हैं। इन तस्वीरों को रोकने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही डिस्टर्बिंग तस्वीरें होती हैं। आदमी हड्डी का ढांचा बन चुका होता है। अदर वाइसराइज के पास जब ये तस्वीरें जाती हैं, तुरंत इनको चेंज करके क्लेमेंट एटली को भेजा जाता है। और दोस्तों, क्लेमेंट एटली बहुत पहले से ही हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस में इंटरेस्टेड होते हैं और यही मौका होता है हमें इंडिपेंडेंस देने का। दोस्तों, 1945 के बाद ब्रिटिश बैंकरप्ट हो चुका था और हर देश से अपने हाथ खींचना चाहता था। इसी के तुरंत बाद 1946 के इलेक्शंस हुए और इंडियन नेशनल कांग्रेस एक बार फिर से विजयी हुई। इससे खफा होकर मोहम्मद अली जिन्ना डायरेक्ट एक्शन प्लान लॉन्च करते हैं 16 अगस्त 1946 को, जो कि बिल्कुल भी पीसफुल नहीं होता। हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में बहुत खून खराबा होता है। दोस्तों, इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया का वाइसरॉय अपॉइंट किया जाता है और बोला जाता है कि जून 1948 तक इंडिया को इंडिपेंडेंस दे दो। दोस्तों, माउंटबेटन आते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहती है कि किसी को लास्ट तक पता नहीं रहता है कि कौन सा हिस्सा किस देश में जाने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की लापरवाही की वजह से लाखों जानें गई जो कि बचाई जा सकती थी अगर हमें पता होता कि रेड क्लिफ लाइन कहाँ ड्रॉ होनी है। दोस्तों, इसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन बोलते हैं कि हम जल्दी इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, जून 1948 में नहीं, अगस्त 1947 में, जो कि बहुत पैनिक क्रिएट कर देता है और दंगे और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली लोगों को पता नहीं है अभी भी कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन सा हिस्सा कहाँ जाएगा। दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ की जाती है, लेकिन अब तक बहुत लेट हो जाता है और दंगे भड़कते रहते हैं। वायलेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि अब कोई भी इन्हें रोक नहीं पाता। दोस्तों, इसके बाद 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आता है और रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ की जाती है। बताया जाता है एग्जैक्टली कौन सा रीजन किस जगह जाएगा। दोस्तों, इसके बाद फाइनली 14 अगस्त 1947 को पार्टीशन हो जाता है और पाकिस्तान उसी दिन अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। उसके जस्ट एक दिन बाद हम अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे पार्टीशन के बाद के वायलेंस की। दोस्तों, जॉन मूरे जो कि इंडिया के आर्मी जनरल थे उस टाइम पर, वो बताते हैं कि एक बार पंजाब के किसी गांव से होकर गुजर रहे थे और एक कुआं पूरा लाशों से भरा हुआ मिलता है। एक प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी पार्ट्स काट कर फेंक दिए जाते हैं और बच्चों की लाशें तक पड़ी मिलती हैं रोड की साइड से। दोस्तों, आंकड़े कभी भी क्लियर नहीं हुए कि एग्जैक्टली कितनी मौतें हुई, लेकिन जो भी हुआ बहुत दर्दनाक था हमारे देश के लिए। दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूं और होप करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।